Hi everyone, I hope all of you are doing well. As all of you know, we are doing the lecture series of heterocyclic compounds. In previous lectures, we have studied about the introduction, classification as well, different kind of heterocyclic compounds which we observe. After that, we have started with 5-membered heterocyclic compounds in which we have covered furan, pyrrole and thiophene, its properties, its reactions and its synthesis part, which is very important according to the point of view of exam, right? After that, we have started 6-membered heterocyclic compound in which we have covered about pyridine and its derivative, that is also very important. And now today we are going to start the heterocyclic compounds under the classification of condensed or fused type, राइट, वेयर 5+6 और 6+6 इस तरीके से हमने दो टाइप्स को बताया था वहाँ पे कि 5-मेंबर्ड एक रिंग होगी, दूसरी 6-मेंबर्ड, या फिर कह सकते हैं कार्बोसाइक्लिक प्लस हेट्रोसाइक्लिक रिंग जब आपस में फ्यूज़ होती हैं तो एक नया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनता है, वही आज हम स्टडी करेंगे. एंड 6+6 में भी हमने क्यूनोलिन की बात करी थी जिसमें कार्बोसाइक्लिक जो रिंग है जिसमें सारे कार्बन एटम्स है वो भी 6-मेंबर्ड है, और जो हेट्रोसाइक्लिक है जिसमें कार्बन के अलावा और हेट्रो एटम भी प्रेजेंट है वो भी 6-मेंबर्ड है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है कि इस तरीके से क्लासिफिकेशन हमारी चल रही है और हम बिल्कुल उसी सिस्टमेटिक वे में सारे लेक्चर्स कर रहे हैं. ठीक है, तो आज जो हमारा स्टार्ट है वो है हमारे पास फ्यूज्ड और कंडेंस्ड टाइप, और इसमें मैं सबसे पहले आज डिस्कस करूँगी जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उसका नाम है इंडोल. ठीक है, पैटर्न इसका भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा. थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, फिर रिएक्शंस के लिए इसकी रीजियो सिलेक्टिविटी की बात करेंगे कि कौन कौन सी पोजीशंस पे ये अटैक करना किन किन रिएक्शंस के लिए प्रेफर करता है, एंड ऑल्सो इट्स सिंथेसिस पार्ट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ऑलराइट, देखो इंडोल के स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, एक बेंजीन रिंग और उसके साथ एक 5-मेंबर्ड रिंग, और वो 5-मेंबर्ड रिंग क्या होती है, पायरोल. अब इसमें सारे बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है क्योंकि एरोमेटिक होता है ये हमारे पास, बट नंबरिंग की अगर बात करें तो नंबरिंग हमारी नाइट्रोजन से स्टार्ट होती है हमेशा. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. प्लीज़ नोट डाउन दिस पॉइंट कि हमारे पास फ्यूज्ड कंपाउंड्स में जो नंबरिंग है ये फ्यूज्ड पोजिशंस पे सबसे एंड में होती है, सबसे लास्ट में होती है. ठीक है, इसलिए 8 और 9 को मैंने स्पेशली सर्कल किया है कि पहले नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हुए बाकी सारे एटम्स की नंबरिंग हो जाएगी, आफ्टर दैट फ्यूज्ड पोजीशन पे हमने नंबर करना है. और ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको ये चीज़ कहती हूँ कि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने जा रहे हैं या कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो मैं इस पोजीशन के लिए उसकी प्रेफरेंस बता रही हूँ, तो आपको वो पोजीशन पहले पता भी होनी चाहिए. सो दैट्स हाउ नंबरिंग सिस्टम फॉर इंडोल वर्क्स. इस तरीके से हम नंबरिंग रखते हैं. ठीक है, होगी बात. अब इंडोल जो है, जैसे अभी मैंने बताया कि एरोमेटिक है, नज़र आ रही है हमें. ठीक है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो इसमें भी दो प्रॉपर्टीज़ हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है, और वो क्या है, सिंथेसिस एंड रिएक्शंस ऑफ इंडोल. सिंथेसिस एंड रिएक्शंस ऑफ इंडोल. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद सिंथेसिस पार्ट. तो जो इसकी सिंथेसिस है उसमें दो रिएक्शंस ऐसी हैं जो काफ़ी वाइडली यूज़ की जाती हैं और जिन्हें काफ़ी कॉमन भी माना जाता है. ठीक है, तो इसमें आपके पास सबसे पहले जो आती है और जो काफ़ी फेमस भी है वो है फिशर इंडोल सिंथेसिस. ये पेपर में आ भी चुकी है, आती है, इम्पॉर्टेंट है. फिशर इंडोल सिंथेसिस और दूसरी हमारे पास है रेजर्ट सिंथेसिस. तो ये दो सिंथेसिस हमारे पास सबसे कॉमन सिंथेसिस मानी जाती हैं किसकी, इंडोल के लिए. तो हम स्टार्ट करेंगे फिशर इंडोल सिंथेसिस के साथ कि हमें क्या क्या चाहिए और साथ में इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है. ठीक है, चलो दे दो हेडिंग. हेडिंग क्या है, फिशर इंडोल सिंथेसिस. हेडिंग है फिशर इंडोल सिंथेसिस.
फिशर इंडोल सिंथेसिस में आपको जो ज़रूरत पड़ती है वो है फिनाइल हाइड्राजोन की, ठीक है। फिनाइल हाइड्राजोन चाहिए इन एसिडिक कंडीशंस, ठीक है। या फिर कई बार हम फिनाइल हाइड्राजोन हमें ना मिले तो हम फिनाइल हाइड्राजीन लेंगे। फिनाइल हाइड्राजीन को किसी एल्डिहाइड या कीटोन से ट्रीट कराएंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, फिनाइल हाइड्राजोन। और फिर इस फिनाइल हाइड्राजोन को फर्दर हम एसिडिक कंडीशंस, अब वो एसिडिक कंडीशन हमारे पास H+ वाली भी हो सकती है या लुइस एसिड लाइक BF3 इस टाइप की भी हो सकती है, या ZnCl2 इस टाइप की भी हो सकती है, ठीक है। मतलब एसिडिक कंडीशन की ज़रूरत है, या पॉलीफॉस्फोरिक एसिड आप यूज़ कर सकते हो। किसी भी तरीके से हम यहाँ पे इस रिएक्शन को कैटेलाइज कराना चाहते हैं, ज़्यादातर एसिडिक कंडीशन यूज़ करते हुए, चाहे मिनरल एसिड वाली है चाहे लुइस एसिड वाली है। अब फिनाइल हाइड्राजोन को जब इन कंडीशंस में ट्रीट कराया जाएगा तो एक प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलती है, और वो प्रोसेस में मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी, जिसका नाम है 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में हमारे पास सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस में एक टाइप रहता है 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, उसी की बात कर रहे हैं कि कुछ इस तरीके का रीअरेंजमेंट सिस्टम में होगा कि 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट करवानी पड़ेगी। जब वो हो जाएगी तो विद द रिमूवल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल या अमोनिया की एलिमिनेशन के साथ हमारे पास सिंथेसाइज हो जाता है क्या, इंडोल। तो ये आप शॉर्ट में ध्यान में रख सकते हो कि किस तरीके से इसका मैकेनिज्म वर्क करता है। फिनाइल हाइड्राजोन से स्टार्ट होती है रिएक्शन, मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कैसे मिल सकता है, फिनाइल हाइड्राजीन को एल्डिहाइड या कीटोन के साथ ट्रीट कराइए, आपको मिल जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। यहाँ से फिशर इंडोल सिंथेसिस स्टार्ट हो रही है एसिडिक कंडीशंस में। देन एक प्रोसेस देखने को मिलती है विच इज़ 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, एंड आफ्टर दैट द एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया विल लीड दिस रिएक्शन टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडोल, ठीक है। ये बात होगी हमारे पास शॉर्ट मैकेनिज्म की। अब डिटेल्ड मैकेनिज्म की बात करते हैं कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो मैं फिनाइल हाइड्राजीन से ही स्टार्ट कर रही हूँ ताकि अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे हाइड्राजोन ना दिया हो बना बनाया तो आप खुद से कर सको, ठीक है जी। फिनाइल हाइड्राजीन इज PHNH2 प्लस कोई भी कीटोन या एल्डिहाइड, मैंने यहाँ पे कीटोन प्रेफर किया है। अब क्या होगा कि ये NH2 अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक करेगा, ये O नेगेटिव वर्कअप से OH बनाएगा। आफ्टर दैट टोटोमेरिज्म एंड ऑल होगा तो हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और आप सबने पढ़ी है ये चीज़ दैट फिनाइल हाइड्राजीन विल कन्वर्ट इनटू फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन जब आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड O कार्बन डबल बॉन्ड N में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो फिनाइल हाइड्राजीन को कीटोन के साथ ट्रीट कराया, वाटर लीव किया हमारे पास, और ये बन गया हाइड्राजोन। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है टोटोमेरिज्म का, और ये टोटोमेरिज्म की ज़रूरत क्यों है ये अभी आपको लग जाएगा पता। टोटोमेरिज्म के लिए जैसे मैंने ये एक हाइड्रोजन ओपन करके रखे हैं CH3 किसी भी एक पार्ट को, क्योंकि एल्डिहाइड में भी एक R पार्ट तो रहेगा, तो बस इस बात का ध्यान रखना कि उस R पार्ट के पास यहाँ पे हाइड्रोजन ज़रूर होने चाहिए, मिनिमम एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए ताकि इस स्टेप को वो फुलफिल करवा सके, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये नेगेटिव चार्ज बनेगा नाइट्रोजन पे, तो उस नेगेटिव को स्टेबलाइज कौन करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। तो अब आपके पास ये बन गया ऐसे कुछ। पीएच को मैं ओपन करके लिख रही हूँ फिनाइल रिंग को, फिनाइल के साथ है NH, आफ्टर दैट भी बन जाएगा ये NH क्योंकि टोटोमेरिज्म हो रही है, देन कार्बन डबल बॉन्ड CH2 और दूसरी तरफ है CH3। देख लो थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है मैंने, बाकी सारी यही चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और ऐसा क्यों लिखा है, ताकि अभी जो मैंने आपको बताया कि 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होती है
उस 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट को आप बहुत आसानी से यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाओ। क्या होता है 3,3 में? जो 1,1 पोजीशन होती है उसमें हमें चाहिए होता है सिग्मा बॉन्ड, 1,1 में सिग्मा, 2,3 में पाई, 1,1 में सिग्मा, 2,3 में पाई। इसी तरीके का सिस्टम चाहिए होता है ना 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट के लिए। और होता क्या है कि हमारे पास ये थर्ड पोजीशन में बनता है एक नया बॉन्ड इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हुए। तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन 1,2 में शिफ्ट करेगा। जब पाई इलेक्ट्रॉन फर्दर शिफ्ट करेगा तो 1,1 का बॉन्ड टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1,2 में। तो इस 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट से हमें क्या यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा कि एक तो इस रिंग में इस पोजीशन पे एक नया बॉन्ड बन रहा है CH2 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे क्या है, C डबल बॉन्ड NH और साथ में CH3। ये वाला बॉन्ड टूट चुका है और यहाँ पे है डबल बॉन्ड NH। देख लो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक से जो भी चेंजेस आए हैं, हमारे पास जो बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ वो ब्रेक कर दिया। जहाँ नए पाई बॉन्ड बने वहाँ नए पाई बॉन्ड बना दिए, जहाँ एक नया सिग्मा बॉन्ड बना वहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया। ठीक है, अब क्योंकि हमने एक एरोमेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब किया है इस रिएक्शन के लिए, तो आपने ये चीज़ पढ़ी है कि जब भी हम 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक करवाते हैं तो हम उसकी एरोमेटिसिटी जस्ट आफ्टर द रिएक्शन फटाफट वापस करवाते हैं, पढ़ा है ना। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसके थ्रू टोटोमेरिज्म कराएंगे ताकि इस रिंग की एरोमेटिसिटी इसे फिर वापस मिल जाए। और ये बन जाएगा यहाँ NH2 और यहाँ पे है CH2, कार्बन डबल बॉन्ड NH और CH3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक भी हो गई है और रिंग की जो एरोमेटाइजेशन है वो भी वापस आ चुकी है। ठीक है, अब फर्दर हमारे पास क्या होगा कि ये जो यहाँ पे NH पार्ट है, ठीक है, डबल बॉन्ड NH पार्ट है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एसिडिक कंडीशंस की बात करी है ना हमने, तो एसिडिक कंडीशन तो हमारे पास है ही, यहाँ पे कर रही हूँ मैं। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या है कि ये NH2 अपने लोन पेयर के थ्रू इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। तो अगर ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे NH2 था, इसने जिस कार्बन पे अटैक किया वहाँ है एक तो NH2 और साथ में है CH3 और साथ में यहाँ पे है CH2, एक कार्बन एक्स्ट्रा हो रहा है, यहाँ पे है CH2। देखो ये CH2, देन ये कार्बन जिसके पास ये प्रोटॉन देने से बन गया NH2 और CH3 और ये वाला पार्ट, तो इस पे आ गया ना पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या कर रहा है कि साथ का जो NH2 है इसी के प्रोटॉन को ले लेगा ताकि खुद गुड लिविंग ग्रुप बन सके और यहाँ नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। तो इस केस में अब हमारे पास यहाँ पे बन गया है NH, ठीक है, और इस पोजीशन पे आ गया है NH3 पॉजिटिव यानी एक गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो अब इस गुड लिविंग ग्रुप को रिमूव करने के लिए, हमें सिर्फ एक इस हाइड्रोजन को लीव कराने की ज़रूरत है जिससे ये अमोनिया यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो यही कहा था ना कि अमोनिया की एलिमिनेशन होती है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास N और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड CH3। तो इंडोल की सिंथेसिस हो चुकी है और इंडोल कौन सा बना है, 2 मिथाइल इंडोल सब्स्टिट्यूटेड है ना, सेकेंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल। सो 2 मिथाइल इंडोल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेसिस फॉर इंडोल विच इज़ फिशर इंडोल सिंथेसिस। और इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या मैकेनिज़्म रहता है, उसका मैं पहले ही आपको थोड़ा सा आइडिया शॉर्ट में दे चुकी हूँ, बट डिटेल्ड मैकेनिज़्म क्या था वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और डिटेल्ड मैकेनिज़्म कहता है कि फिनाइल हाइड्रोजीन को एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करवाइए, देन वाटर लीव करेगा जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन में, मीन्स कार्बन डबल बॉन्ड O विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डबल बॉन्ड N विद द
रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, ये वाला स्टेप मैं इसलिए स्किप कर रही हूँ क्योंकि आपको मैंने 1000 ऑफ टाइम्स ये क्लास में डिस्कस किया है, बहुत बार बताया है, तो आपको भी मालूम है कि इस चीज़ पे दोबारा हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस वाले स्टेप को कर सकते हो। ठीक है, रिजल्ट यही आना है। देन हमारे पास फिनाइल हाइड्राजोन जब बन गया तो उसमें एक स्टेप रहता है और वो स्टेप होता है टोटोमेरिज्म का। टोटोमेरिज्म हम क्यों करवाते हैं? ताकि हमारा सबस्ट्रेट रेडी हो जाए फॉर 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट और शिफ्ट। तो टोटोमेरिज्म करा के ही ये जो हमारे पास कीटोन या एल्डिहाइड का आर ग्रुप है जिसके पास हाइड्रोजन है, उसके हाइड्रोजन से टोटोमेरिज्म कराते ही अब सबस्ट्रेट हमारा रेडी हो जाएगा 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट के लिए, क्योंकि उसमें हमें चाहिए कि 1,1 में सिग्मा बॉन्ड हो और 2,3 में पाई बॉन्ड हो, 2,3 में पाई बॉन्ड हो, और वो एग्जैक्टली हमें यहाँ मिल रहा था, इसलिए हमने 3,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट करा दी। जहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा था वहाँ ब्रेक कराया, जहाँ नए बॉन्ड बन रहे थे वहाँ नए बॉन्ड बना दिए। और सिर्फ 3,3 सिग्माट्रोपिक के बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है री एरोमेटाइजेशन का, जिससे रिंग को उसकी एरोमेटिसिटी हम वापस दिलाते हैं। एंड आफ्टर दैट बिकॉज हमने एसिडिक कंडीशंस यूज़ की हुई हैं, तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक वाला NH2 जो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उस पर अटैक करेगा, साइक्लाइजेशन के थ्रू प्रोसीड करेगा विद द रिमूवल ऑफ अमोनिया, एंड इन द एंड वी विल गेट 2-methyl indole as the result of Fischer-Indole synthesis। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा और बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखो नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास रिजल्ट सिंथेसिस। तो रिजल्ट सिंथेसिस में हमें यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट रिएजेंट कंडीशन बेस की रखनी है इन सबस्ट्रेट्स के लिए, और सेकेंड कंडीशन जो है वो हमें रिडक्शन के लिए रखनी है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो NO2 पार्ट है इसे हम रिड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, तो NO2 पार्ट को रिड्यूस करने के लिए हम हाइड्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं या जिंक भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन दी है या कोई और भी कंडीशन दी है जो NO2 को रिड्यूस कर सकती है तो वो भी यहाँ पे यूटिलाइज़ की जा सकती है। ठीक है, सो डायरेक्ट मैकेनिज्म से ही मैं आपको समझाती हूँ कि क्या हो रहा है जिससे हमें यहाँ पे इंडोल सिंथेसाइज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो वो ये है कि हमने यहाँ पे लिया है एक बेंजीन का डेरिवेटिव जिसमें बेंजाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बेंजाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हमें बेस दिया है इसे एसिडिक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करना है, तो वो एसिडिक प्रोटोन तभी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है जब प्रेजेंट होगा, सिंपल सी बात। दैट्स वाई यहाँ हमें बेंजीन पे ऐसा, मतलब ये दोनों ग्रुप हमें अल्फा पोजीशन पे चाहिए, एक जो एसिडिक प्रोटोन रख रहा है, दूसरा या तो NH2 पार्ट हो, बट जो ये सिंथेसिस है इसमें NH2 बाद में क्रिएट कराया गया है, स्टार्टिंग में नहीं लिया गया। तो जैसे कोई भी सिंथेसिस होती है उसकी खुद की स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, वही कंडीशंस को हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने कर लिया एसिडिक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल बन गया। न्यूक्लियोफाइल बन गया तो ये जो दूसरा हमारे पास सबस्ट्रेट दिया है इसमें है हमारे पास डाई एस्टर। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी एक कार्बन पे अटैक करवा देना है आपने और OET पार्ट यहाँ से बाहर। न्यूक्लियोफिलिक अटैक का मतलब यही है ना कि सामने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, उस पर अटैक होना है, तभी तो ये न्यूक्लियोफाइल बेस की हेल्प से सिंथेसाइज कराया गया, जनरेट कराया गया। नाउ वी विल make those bonds which we were discussing here। क्या था? C double bond O, CH2 का C double bond O and then CO2ET। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? NO2, यही है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन का है, तो रिडक्शन हमें किसकी करवानी है? NO2 पार्ट की। सपोज मैंने हाइड्रोजन विद PT मेटल या फिर ACOH या फिर जिंक विद ACOH यूज़ किया है, तो ये रिडक्शन करेगा NO2 पार्ट की। ठीक है, इनटू NH2, क्योंकि NH2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं जो इजीली अटैक कर सकते हैं एज न्यूक्लियोफाइल। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यही है। रिडक्शन कराने का मतलब ही ये था कि वो अटैक करना चाहता है, तो वो कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बोनिल पे, और जैसे अटैक करेगा ये हो जाएगा O नेगेटिव।
फिर इसके पास जो एक्स्ट्रा एक प्रोटॉन है उसी को ये लेते हुए बना देगा OH। तो हम अब बहुत क्लोज आ चुके हैं, ठीक है, किस चीज़ के, यहाँ पे, या डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। डायरेक्ट कैसे कि जब भी NH2 वाला पार्ट किसी कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्ट करता है दैट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डबल बॉन्ड N। तो मैं डायरेक्ट उसी वे में करवा रही हूँ जो मैं हमेशा आपको शॉर्ट में बताती हूँ, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे क्या हो चुका है, एक कार्बन फिर एक्स्ट्रा कर दिया मैंने, आप नंबरिंग कर लो बेशक, है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, कभी गलत नहीं होगा नंबरिंग से। तो इस हिसाब से अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो चुका है कि ये जो NH2 था इसका एक हाइड्रोजन तो हमने यहाँ साथ में भेज दिया, बट एक हाइड्रोजन तो अभी भी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर यहाँ प्रेजेंट है इट मीन्स इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि 4 बॉन्ड बन रहे हैं, स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है, तो वो सिंपली इस हाइड्रोजन की हेल्प से हो जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, E1 एलिमिनेशन से, जिससे ये पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिलेंगे और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा न्यूट्रलाइज। सो जो कार्बन डबल बॉन्ड N था वो अब सिंपली सिंगल बॉन्ड वाले नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो चुका है। एज वेल हमारा पूरा सिस्टम एरोमेटिक भी हो चुका है। तो यही तो चाहिए था हमें, इंडोल ऐसे तो चाहिए था कि एक बेंजीन और एक पायरोल आपस में फ्यूज्ड हो और उनमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन या एरोमेटिसिटी देखने को मिले, तो वही तो है। तो बहुत सिंपल है रेजल्ट सिंथेसिस, ठीक है। रेजल्ट सिंथेसिस में हमने पहला स्टेप क्या करना है, बेस की हेल्प से जो बेंजाइलिक पोजीशन पे एसिडिक प्रोटॉन है उसे एब्स्ट्रैक्ट करवा के एक कार्बन न्यूक्लियोफाइल जनरेट करवाना है। इसकी स्टेबलाइजेशन वाला पार्ट मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है, वो आपको पता ही है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो रिंग के थ्रू होते हुए NO2 के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो सकते हैं, बट वापस अगर इसको कार्बन सेंटर पे अटैक करना है तो ये फिर से कार्बन न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेगा। सिंपल है। सो कार्बन से जब हम दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते थे, दोनों सेम थे, यहाँ पे मैंने एक को चूज़ किया, तो जैसे ही यहाँ पे चूज़ किया होता तो ऐसे है कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन पे, जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, डबल हेडेड एरो शो कर रही हूँ, 2 स्टेप एक ही बारी में, तो जब वो वापस आएंगे तो फिर OET पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाता है विद प्रोटोन, यानी इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल। हो गया। अब ये हमारे पास बन के आया, तो सेकेंड स्टेप हमने रिडक्शन का चूज़ किया था, वही हम यहाँ करा रहे हैं। NO2 की रिडक्शन होगी NH2 में, अमीन में। जैसे ही रिडक्शन होगी, अब इसका लोन पेयर फ्री है तो अटैक कर सकता है बहुत आसानी से, तो फटाफट जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उस पर अटैक कर देता है। तो NH2 पार्ट जब भी कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, इन द केस ऑफ कीटोन और एल्डिहाइड, तो हम क्या करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डबल बॉन्ड N में, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन रहे थे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जस्ट एक स्टेप हमने किया है, और वो है यहाँ पे इसकी टोटोमेरिज्म या इवन एलिमिनेशन कह सकते हो, टोटोमेरिज्म तो नहीं, इवन एलिमिनेशन, ताकि ये हाइड्रोजन लीव कर सके और इसकी एरोमेटिसिटी पूरे सिस्टम में हमें अच्छे से दिख सके, ठीक है। सो ये 2 सिंथेसिस है हमारे पास, फर्स्ट इज इंडोल सिंथेसिस, सेकेंड इज रिजर्ट सिंथेसिस, जो इंडोल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ इंडोल। और इंडोल की रिएक्शंस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास रिएक्शन है वो अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी जो सबसे प्रेफर्ड पोजीशन है वो 3rd पोजीशन है, बिकॉज एक बेंजीन रिंग है और एक आपके पास पायरोल रिंग है। ऑब्वियस सी बात है, सामने इलेक्ट्रोफाइल पड़ा है, तो दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच कौन है, 5 मेंबर, तो 5 मेंबर से ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। बट उस 5 मेंबर में भी कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स जाना सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उसके लिए मैंने आंसर किया आपको कौन सी पोजीशन, दिस 3rd पोजीशन। क्यों? क्योंकि देखो सामने इलेक्ट्रोफाइल है, आपने 3rd पोजीशन से इलेक्ट्रॉन दिला दिए, ओके, क्योंकि इस वक्त तो इसके पास यही ऑप्शन है, या तो सेकंड या तो थर्ड, ठीक है। तो सेकंड को चूज़ नहीं किया जा रहा है, थर्ड से इलेक्ट्रोफाइल को चूज़ किया जा रहा है। और उसके पीछे वजह क्या है कि ये नाइट्रोजन इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर सकता है, और
ऐसा करने पे कहीं भी जो बेंजीन रिंग है उसकी एरोमेटिसिटी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो हमारे पास ये बेंजीन रिंग है इसकी एरोमेटिसिटी बिल्कुल इंटैक्ट रह रही है। बेंजीन्स एरोमेटिसिटी इज इंटैक्ट और रिमेन्स इंटैक्ट। तो मतलब अगर हम थर्ड पोजीशन से इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवाते हैं या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाते हैं तो हमें पहली बात तो कार्बोकेटाइन जो मिल रहा है या पॉजिटिव चार्ज जो मिल रहा है वो स्टेबल भी मिल रहा है, और दूसरा उसकी स्टेबिलिटी के लिए जो उसके साथ एक और एरोमेटिक रिंग है उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना पड़ रहा, उसकी एरोमेटिसिटी किसी भी हाल से डिस्टर्ब नहीं हो रही। दैट्स वाई ये नोट कर लीजिए कि इंडोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल अगर कोई पोजीशन है तो वो है थर्ड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन पे ही हमारे पास सारी रिएक्शंस होंगी। सारी कैसी? नाइट्रेशन करानी है तो थर्ड पोजीशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करानी है तो थर्ड पोजीशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करानी है तो थर्ड पोजीशन, मैनिश रिएक्शन करानी है तो थर्ड पोजीशन, विल्शमेयर हैक रिएक्शन करानी है तो थर्ड पोजीशन। यानी आपके पास जितनी भी हमने पायरोल के केस में रिएक्शंस पढ़ी थी या आपको हेलोजिनेशन करानी है तो थर्ड पोजीशन। ठीक है, अगर आपके पास मोनोहेलोजिनेशन की बात हो रही है तो थर्ड पोजीशन। यानी हमने पायरोल के केस में जो भी रिएक्शंस पढ़ी थी वही रिएक्शंस अगर हम यहाँ रिपीट करवाते हैं तो वो हैलोजन थर्ड पे ऐड करेगा, नाइट्रेशन में NO2 थर्ड पे ऐड करेगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल पार्ट थर्ड पे ऐड होगा, एसाइल पार्ट थर्ड में ऐड होगा, मैनिश में क्या आता है CH2 NMe2 पार्ट जनरली वो थर्ड पे ऐड होगा, विल्शमेयर हैक में क्या आता है CHO पार्ट वो कहाँ ऐड होगा? थर्ड पोजीशन पे। क्लियरली बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी रिएक्शंस हमने प्रीवियस अपने पायरोल वाले लेक्चर में ये सारी 1 बाय 1 करी थी, वही सारी रिएक्शंस जब इंडोल में होंगी तो वो कौन सी पोजीशन पे प्रेफरेबल होंगी? थर्ड पोजीशन पे। और यही चीज़ आपको नोट डाउन करनी है, ध्यान में रखनी है कि इसके रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही सबसे ज़्यादा इसमें देखी जाती हैं और वो भी कौन सी पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास कंडेंस्ड और फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में जो टाइप आ रही है या जो कंपाउंड आ रहा है वो है हमारे पास क्यूनोलिन। ठीक है, जैसे इंडोल के बारे में हमने देख लिया, बिकॉज वो रिएक्शन सारी हमारी वही रिपीट हो रही हैं जो हम पायरोल में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे उन चीज़ों पे बार बार टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि वो बेसिक रिएक्शंस कैसे होती हैं या कोई और भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बस आपको इनमें ध्यान जो देना है वो पोजीशन पे, रीजियो सिलेक्टिविटी पे देना है। ठीक है, अब अगर जैसे मैं क्यूनोलिन की बात करूँ तो ये दूसरे टाइप में हमारे पास लाई करता है। दूसरा टाइप कौन? 6+6, यानी इसमें एक होगी बेंजीन रिंग और एक होगी हमारे पास पिरिडीन रिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमारे पास दोनों टाइप की रिएक्शंस देखने को मिलती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी। और उसके पीछे वजह क्या है? अगर इस वक्त कंपेयर करो इन दोनों को तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिकली रिच रिंग और ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट। वजह आपको समझ आ ही रही होगी, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस रिंग में नाइट्रोजन है विच इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रोक के रखेगा तो वो बाहर डोनेट करने नहीं देगा। जब वो बाहर डोनेट करने ही नहीं देगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमारे पास क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत यही आएगी कि अगर इलेक्ट्रोफाइल हुआ तो वो इस रिंग को अप्रोच नहीं करेगा उतनी जल्दी जितनी जल्दी इस रिंग को करेगा, क्योंकि कंपैरिजन में इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है डोनेट करने के लिए। ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट हाँ दोनों के पास 6 ही है। बट ज़्यादा किस वे में मैं बोल रही हूँ कि इसमें जो है नाइट्रोजन वो अपने पास संभाल के रखेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, उसका नेचर ही वैसा है, बट यहाँ पे सारे कार्बन है तो वो ईजिली डोनेट कर सकते हैं। दैट्स वाई अगर आपके पास होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रोफाइल को इंटरेक्ट करना है तो वो कौन सी रिंग को प्रेफर करेगा? बेंजीन रिंग को। बट अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, न्यूक्लियोफाइल जो खुद कैसा होता है? इलेक्ट्रॉनिकली रिच,
तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सी रिंग को प्रेफर करेगा? पिरिडीन वाली रिंग को, यानी जो डेफिशिएंट है। हमेशा ऐसे चलता है, खुद डेफिशिएंट है तो सामने उसको रिच चाहिए, खुद रिच है तो सामने वाला डेफिशिएंट चाहिए। ऐसे ही हमारे पास रिएक्शन का बेसिस रहता है। तो वही मैंने यहाँ पे क्लियर किया कि जो खुद रिच है उसको इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करनी है और जो खुद डेफिशिएंट है उसे न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करनी है। सिंपल। बट बात है पोजीशंस की, रेजियो सिलेक्टिविटी की। तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे नंबरिंग हम कैसे करेंगे। तो नंबरिंग जो है वो स्टार्ट होगी नाइट्रोजन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9 एंड देन 10। फिर से वही रूल कि फ्यूज्ड जो आपके पास कंपाउंड्स हैं उनमें ये जो फ्यूज्ड पोजीशन होती है, फ्यूज्ड पोजीशन कौन सी होती है? जो दोनों रिंग्स के लिए कॉमन एटम है, उनकी नंबरिंग सबसे लास्ट में की जाती है। तो रेजियो सिलेक्टिविटी क्या कहती है कि अगर आप करवा रहे हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ? बेंजीन रिंग पे, तो आपके पास 5th पोजीशन सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होती है और 5th सपोज ऑक्यूपाइड है तो उसके बाद 8th पोजीशन प्रेफरेबल मानी जाती है। बट यही चीज़ अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए देखूं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारे पास जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल पोजीशन है वो है 2nd, और अगर 2nd हमारे पास ऑक्यूपाइड है देन 4th। अगर 2nd पोजीशन ऑक्यूपाइड है देन 4th। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो रिएक्शंस वाला पार्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समराइज हुआ है यहाँ पे। ध्यान से देखो, क्योंकि कैसी भी रिएक्शन है आपको सिर्फ ये पहचानना है कि वो इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड कर रही है हमें या न्यूक्लियोफाइल। मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई तो वो बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो जिन ऑप्शन में पिरिडीन के साथ किया होगा उनको वहीं पे एलिमिनेट कर देना। और अगर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो वो सिर्फ पिरिडीन पे अटैक करेगी या पिरिडीन के साथ रिएक्ट करेगी। तो जहाँ भी जिन भी ऑप्शन में बेंजीन के साथ जोड़ा होगा उनको रिमूव कर देना। सिंपल। ठीक है। बट बात पोजीशंस की है अगर, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 5th पोजीशन पे सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, 5th ऑक्यूपाइड है तो 8th पे। और अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो वो 2nd पे सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, 2nd ऑक्यूपाइड है देन 4th पे। ठीक है, नोट कर लो, ये पॉइंट आपके रिएक्शंस के लिए बहुत काम आएंगे। ठीक है। तो अभी अगर हम रिएक्शन वाले पार्ट की बात कर रहे हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे बता ही देती हूँ आपको। ठीक है, फिर हम इसके सिंथेसिस वाले पार्ट को देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको कंडीशन दी है HNO3 विद H2SO4। क्या है ये? नाइट्रेशन वाली प्रोसेस। NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच रिंग होगी उसी को प्रेफर करेगा। तो कौन सी पोजीशन पे आएगा? कौन सी पोजीशन पे आएगा बताओ? अभी बताया था आपको 5th पोजीशन पे। ठीक है, प्लस कुछ चांसेस ये भी हैं कि 8th पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, बट जनरली हमारे पास यहाँ पे जो मेजर है वो यही वाला बनेगा 5th। हाँ, 5th ऑक्यूपाइड हो तो 8th पे आ सकता है, बट हम ये मना नहीं कर सकते कि 8th पे आएगा नहीं। ये दोनों ही पोजीशंस हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ससेप्टेबल है। ठीक है। और अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पे सपोज दे देती हूँ KMNO4, तो KMNO4 का आपने एक काम पढ़ा है कि वो बेंजाइलिक पोजीशन पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है। बेंजाइलिक पोजीशन पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है, बट ऑक्सीडेशन ये खुद क्योंकि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो खुद इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इट प्रेफर्स इलेक्ट्रॉनिकली रिच साइट। ये प्रेफर करता है जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो। तो इसके तो कार्बन डेफिशिएंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये 5th और 8th पोजीशन इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। तो यहाँ पे कंप्लीटली आपको ऑक्सीडाइज्ड कार्बन दिखेंगे, यानी क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी इसने सेम वही रूल फॉलो किया कि ऑक्सीडेशन हुई कि MnO4 के थ्रू, लेकिन उसी कार्बन पे हुई या उसी रिंग के कार्बन पे हुई जो इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास ज़्यादा क्या है, रिच है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली रिच कार्बन पे ये प्रेफरेंस शो कर रहा है क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है। तो हमेशा यही कंसेप्ट लिया जाता है, ठीक है। यहाँ भी हमने बता दिया। अब आपके पास सपोज O3Me2S डाइमिथाइल सल्फर दिया है, तो ये कौन सी प्रोसेस है, ये ओजोनोलिसिस है। तो ये भी सेम वैसे ही होता है, ओजोनोलिसिस में भी ये वही प्रेफर करेगा जो कार्बन हमारे पास या जो रिंग कैसी होगी, इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगी। तो इसमें भी हमारे पास पिरिडीन वाली रिंग एज इट इज़ रहेगी, बट जो कौन सी रिंग थी, बेंजीन की रिंग थी, उसमें CHO दोनों तरफ मिल जाएगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव करने का काम हमारे पास ओजोनोलिसिस में देखा जाता है। ओलेफिन को कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है ये रिएजेंट कंडीशन या ये प्रोसेस। तो वो अभी मैं डिटेल डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। बस इसमें कैसे ये काम कर रहा है वही बता रही हूँ, और बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट। सिर्फ ये पहचानो कि सामने वाली रिएक्शन का खुद का नेचर कैसा है। अगर वो खुद इलेक्ट्रोफिलिक है तो उसे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली रिच पोजीशन या इलेक्ट्रॉनिकली रिच रिंग में ही इंटरेस्ट है, ठीक है। अब देखो, इसी का मैं एक डेरिवेटिव फर्दर बना रही हूँ क्यूनोलीन का, उस पे हम रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है। उस पे हम क्या रिएक्शंस करवा रहे हैं, रिएक्शन तो सारी वही है जो पुरानी आप पढ़ चुके हो, बस थोड़ा सा मैं सबस्ट्रेट चेंज कर रही हूँ, ठीक है। ये दिया है आपको, और इसमें हमें कंडीशंस क्या दी हैं, फर्स्ट है MCPBA, सेकंड है नाइट्रेशन के लिए NO2 पॉजिटिव, और थर्ड में है आपके पास PCl3। तो ज़रा रिमाइंड करो, इस टाइप की रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी, पिरिडीन के केस में पढ़ाई थी ना तुम्हें। पिरिडीन N ऑक्साइड बनता है, जब भी पिरिडीन टाइप के रिंग को परऑक्साइड्स के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमें मिलता है पिरिडीन N ऑक्साइड। बस यहाँ भी वही हो रहा है। हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या है, नाइट्रेशन, ये भी बताया था। कौन सी पोजीशन से होगा, बिल्कुल उसके अपोजिट पोजीशन से, मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ठीक है। NO2 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे बन गया N डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज अभी भी न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम इसे वापस उसी की फॉर्म में लेके आते हैं थ्रू टोटोमेरिज्म। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ आएंगे, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O फिर से NO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे रिंग की एरोमेटिसिटी भी वापस आ जाएगी। बट बात ये थी कि हमें अब वापस इसे ऑक्सीजन से रिमूव करवाना है, ऑक्सीजन से फ्री करवाना है नाइट्रोजन को, जिसके लिए आपको बताया गया था कि PCl3 या POR3 टाइप का रिएजेंट हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने वही PCl3 यूज़ किया, तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है इसका बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ चला जाता है, या POMe3 या POR3 इस तरीके का भी रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को, जो N ऑक्साइड टाइप का बना था, उसे ब्रेक करने के लिए। और इस तरीके से होगी ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट। तो ये सारे रिएजेंट कंडीशन में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, फ़र्क सिर्फ क्या था, सबस्ट्रेट का। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहचानना है कि हमने पिरिडीन में पढ़ा और यहाँ भी पिरिडीन जैसी रिंग हमें मिल रही है, तो उसकी हेटेरोएटम की ऑक्सीडेशन होगी, और अगर हेटेरोएटम की ऑक्सीडेशन होगी तो फिर रिएक्शन उसी के साथ फर्दर प्रोसीड करेगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्यूनोलीन की रिएक्शंस वाला पार्ट जो आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी सिंथेसिस वाले पार्ट को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करें तो क्यूनोलीन की सिंथेसिस वाला पार्ट हमारा रहता था। रिएक्शंस वाले पार्ट को हम डिस्कस कर चुके थे। तो क्यूनोलीन की सिंथेसिस के लिए ये कुछ 3 हमारे पास कॉमन सिंथेसिस है, स्क्रॉप सिंथेसिस, नॉर सिंथेसिस, कॉम्बेस सिंथेसिस, जिन्हें आप ध्यान में रख सकते हो कि क्या क्या रिएजेंट कॉम्बिनेशंस यूज़ किए जाते हैं। ये तीनों मैंने एक साथ क्यों लिखी हैं, ताकि आपको मेमोराइज करने में दिक्कत ना आए। देखो यहाँ पे भी आपके पास एनिलीन, 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 ठीक है, यूज़ किया गया है तीनों में। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे ग्लिसरॉल है, यहाँ पे बीटा कीटो एस्टर है, और यहाँ पे आपके पास 1,3 डाइकीटोन है। समझ रहे हो ना। यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट है इसमें क्या दिया है, ग्लिसरॉल। यही डिफरेंस है, बस इसी से देखो आपके पास ये नेमिंग रिएक्शन अलग बन रही है। ग्लिसरॉल, इसमें आपके पास है बीटा कीटो एस्टर, ठीक है, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पोजीशन पे कीटो है, किसके, एस्टर के, एस्टर की बीटा पोजीशन पे कीटो, बीटा कीटो एस्टर, और ये आपके पास 1,3 डाइकीटोन है। अब इसमें भी आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 विथ थर्मल कंडीशन, H2SO4 विथ थर्मल कंडीशन, H2SO4 विथ थर्मल कंडीशन। सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा आपके पास रिएजेंट यूज़ किया गया है और वो है नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन का आपको पहले भी मैंने बताया है, एरोमेटाइजेशन के लिए या फिर टू क्रिएट अनसेचुरेशन, जहाँ पे आपके पास नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है उन्हें कॉन्जुगेटेड करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो वही काम यहाँ हो रहा है। होता क्या है आपके पास कि ये जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल को एसिडिक कंडीशन में यहाँ पे सबसे पहले प्रोटोनेट करके एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कराया जाता है, फिर दूसरा रिमूव कराया जाता है, फिर इससे आपके पास कुछ इस तरीके का सबस्ट्रेट मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन C डबल बॉन्ड OH, यानी 1 2 3 4 आपको यहाँ पे मिल जाएगा माइकल एक्सेप्टर। माइकल एक्सेप्टर क्या होता है ये भी आपको बताया गया है, जहाँ पे 1,4 एडिशन के लिए या सॉफ्ट एडिशन के लिए सेंटर हो, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, फिर ये NH2 पार्ट 4th पोजीशन पे अटैक करेगा, 1,4 एडिशन होगी, देन टोटोमेरिज्म, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो भी लिविंग ग्रुप हैं लीव करेंगे और ये बन जाएगा, बट एरोमेटाइजेशन अभी भी नहीं होगी। तो उस एरोमेटाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ एक्स्ट्रा नाइट्रोबेंजीन यूज़ किया गया है। सो ऐसे ये आपके पास 3 रिएक्शंस रहेंगी, बहुत ईजी है लर्न करना। कहीं भी क्वेश्चन पे अगर ये रिएजेंट कॉम्बिनेशन दिखता है, डायरेक्ट क्यूनोलीन वाले ऑप्शन को आप टिक कर सकते हो। अगर एनिलीन प्लस ग्लिसरॉल है विद एसिडिक कंडीशन एंड एरोमेटाइजेशन क्रिएटिंग रिएजेंट, तो इन क्यूनोलीन की फॉर्मेशन। एनिलीन प्लस बीटा कीटो एस्टर है इन एसिडिक कंडीशन, तो क्यूनोलीन। अगर आपके पास एनिलीन प्लस 1,3 डाइकीटोन है इन कंसंट्रेटेड H2SO4 और स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन, देन अगेन एनिलीन। सिर्फ R ग्रुप का ध्यान रखना है कि R ग्रुप कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं। इसमें तो चलो नहीं आएगा, बट इनमें आएंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये क्यूनोलीन की सिंथेसिस भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई बार ये मेंशन कर चुकी हूँ कि सिंथेसिस वाला क्वेश्चन डायरेक्ट ही रहता है। आपको बस पहचान में आने की देर होती है एक बार कि ये सारे रिएजेंट कॉम्बिनेशन किस सिंथेसिस के लिए है। अगर एक बार ध्यान में आ गया, फिर आपको मैकेनिज्म में भी जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट उसका ऑप्शन टिक कर सकते हो। और रही रिएक्शन वाले पार्ट की बात, तो उसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फोकस करना है वो उसकी रीजियो सिलेक्टिविटी है, कि इलेक्ट्रोफिलिक होगी तो कौन सी पोजीशन, न्यूक्लियोफिलिक होगी तो कौन सी पोजीशन, अगर कम दिया है तब क्या, अगर एक्सेस दिया है तब इसके बाद और कौन सी पोजीशन ससेप्टेबल है, अगर कोई पोजीशन ऑक्यूपाइड है फिर हम कहाँ पे अटैक करेंगे। तो यही सब चीज़ें आपके हेट्रो वाले पार्ट में इम्पॉर्टेंट हैं, जो मैं पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ और आज भी बता रही हूँ कि इस टॉपिक को जब भी आप रिवाइज करो, आपका फोकस किन किन चीज़ों पे होना चाहिए वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ऑलराइट।